हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और उससे रिलेटेड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, सम केसेस और फार्मूला को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेली लाइफ में हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते आ रहे हैं, पर हम लोग इसे जानते नहीं कि इसे क्या नाम दिया गया। इसे नाम दिया गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये कैसे परफॉर्म हो रहा है इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में इमर्ज्ड होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और आपको याद होगा कि वेट को SI यूनिट उसकी क्या है, उसे किस में मेज़र किया जाता है, उसे न्यूटन में मेज़र किया जाता है। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि इसे केजी में मेज़र किया जाता है, तब आप गलत थे। और आप मास और वेट के डिफरेंस को ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं, पर वीडियो के लास्ट में चेक कर लीजिएगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट इसमें क्या आता है कि उस पर बायोंट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है लिक्विड के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे। जैसे जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में डाला गया उस पर कितना बायोंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है? लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया गया एक फोर्स है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल B से डिनोट करेंगे। और ये फोर्स है तो इसकी भी SI यूनिट या फिर इसे कैसे मेज़र किया जाएगा? न्यूटन में ही मेज़र किया जाएगा। अगर आपने अभी बायोंट फोर्स या फिर बायोंसी को नहीं समझ पाए हैं तो ऊपर आई बटन में उसे चेक कर सकते हैं, पर लास्ट में। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब आपको अगर इसमें नेट फोर्स निकालना हुआ, नेट फोर्स कितना लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, तो आप इस पर क्या करेंगे? इसमें आप रखेंगे कि W माइनस B। कब? जब आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में और क्या आया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने हमें ये बताया कि जब वो नहाने गए और बाथटब में जैसे ही वो बैठते हैं तो पानी बाहर गिरने लगता है। अभी तो भाई हम लोग भी जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी वेसल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी बॉटल हो, जब उसमें हम लोग हाथ डालते हैं, पैर डालते हैं या बैठ जाते हैं तो पानी बाहर गिरने लगता है। पर उन्होंने क्या कहा? यूरेका यूरेका यूरेका। इसका मतलब क्या था? आई हैव गॉट इट। अब उन्होंने क्या जाना, अब उसको हम लोग जान लेते हैं भाई। तो उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में इमर्ज्ड किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, या फिर पार्शली डाला जाए या फिर कंप्लीटली डाला जाए, तो जो उसका वेट होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है, जितना उसका वेट है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है जिसका नाम अनिकेत है। उसका मास कितना है? 60 kg। उसका मास कितना है? 60 kg। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि उसका मास कितना है? 60 kg। और आप लोग जानते हैं कि मास को वेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हमें वेट निकालना होता है तो क्या होता है? मास इंटू G। तो मास कितना है? 60। और ग्रेविटी कितनी लगती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कितनी लगती है? 10 लगती है। तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन। यस, न्यूटन में उसका वेट आएगा, ना कि केजी में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उसको हम लोग क्या करते हैं? किसी वेसल में डालते हैं, या फिर समझ लीजिए बाथटब में ही डालते हैं। ये बाथटब है, इसमें ये देखिए पानी भरा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इस बाथटब में डालते हैं। इसका वेट कितना है? 60 न्यूटन है। और इसमें जो पानी भरा हुआ है, जब ये इसमें जाएगा, जैसे जैसे ये जाएगा वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, आप जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग यहाँ से एक होल कर देंगे। यहाँ से होल कर दिए और दूसरे वेसल में इस पानी को हम लोग क्या करेंगे? स्टोर करने लगेंगे। तो एट लास्ट में हमें क्या पता चलेगा कि इसका जो वेट था 600 न्यूटन, और जो यहाँ से पानी निकल के यहाँ पर स्टोर हुआ वो भी कितना था? 600 न्यूटन। इससे आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रूव हो जाता है कि जितना ऑब्जेक्ट का मास है या फिर ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग जान लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को जानने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लॉ ऑफ बायोंसी भी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही पर ही बेस्ड है, और वो भी वही सेम चीज़ कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्ज करा जाता है कम्प्लीटली या पार्शली, तो वो उतना ही वेट डिस्पर्स करता है लिक्विड। तो इसमें 3 मेन केसेस हैं जिनको हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले केस में क्या है, केस 1 में हमें पता चलेगा कि जब वेट ज़्यादा होता है, केस 1 में हमें क्या पता चलेगा कि जब वेट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, बायोंड फोर्स के कंपैरिजन में। कौन ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, बायोंड फोर्स के कंपैरिजन में। इस बात को आप याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो ज़्यादा है बायोंड फोर्स के कंपैरिजन में, तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। किसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किससे ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी से, क्योंकि बायोंड फोर्स जो लग रहा है वो किस पर लग रहा है, लिक्विड डेंसिटी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तब इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या करने लगेगा, श्रिंक करने लगेगा। वो क्या करने लग जाएगा, श्रिंक करने लग जाएगा, और एट लास्ट में वो उस वेसल के नीचे जा कर के बैठ जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस क्या बनता है, दूसरे केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बायोंसी के इक्वल है, मतलब कि W = B। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा कि जो दोनों की डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है और इक्वल हो जाएगी किसके, लिक्विड की डेंसिटी के, लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। तब यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। पर इस केस में ऑब्जेक्ट पार्शली फ्लोट करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आधा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और आधा ऑब्जेक्ट ऊपर है। तो इस केस में ये होता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहता है। फिर इसके बाद थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस को हम लोग समझ लेते हैं कि केस थर्ड में हमें क्या पता चलता है। केस थर्ड में ये होता है कि जो बायोंड फोर्स है अब वो ज़्यादा हो जाता है। बायोंड फोर्स ज़्यादा हो गया किससे, वेट से। जब बायोंड फोर्स ज़्यादा हो गया तो जाहिर से बात है कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और इनसाइड द लिक्विड इसमें कम है। तो इस केस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा तैरता है और कम डूबा रहता है थर्ड केस में, और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट आधा डूबा रहता है और आधा तैरता है, और फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूब जाता है। और थर्ड केस में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे अगर ऑब्जेक्ट को दबा दिया गया पूरे उसमें कंटेनर में या फिर किसी भी वेसल में पूरी तरीके से दबा दिया गया तो उस पर बायोंड फोर्स लगता रहेगा और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा और एट लास्ट में वो फिर तैरने लग जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है और जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कितना डूबा रहता है, कितना तैरता रहता है, इसको समझने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं कि वेट ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कितना फ्लोट कर रहा है उसका वेट हम लोग इस तरफ रखते हैं, और दूसरे साइड जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड मतलब जितना जो लिक्विड बाहर गिर जा रहा है। जैसे अभी आपने जाना कि जब किसी भी वेसल में ऑब्जेक्ट को डाला गया तो कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, तो इस तरफ उस लिक्विड का डिस्प्लेस हम लोग रखेंगे। और वेट ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड में हम लोग क्या रखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम का उस सॉलिड का टोटल वॉल्यूम कितना है, मतलब जब वो एयर में था तो उसका कितना टोटल वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को, और उसकी डेंसिटी क्या है, उस सॉलिड की डेंसिटी क्या है, और ये स्मॉल जी जो ग्रेविटेशन शो करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जो शो करता है, इसको हम लोग रखते हैं। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब कि
जो जितना सॉलिड का जो पार्ट जो बस लिक्विड में डूबा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट नहीं, जो सिर्फ लिक्विड में डूबा हुआ पार्ट है, उस डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम और डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, किस लिक्विड में वो डूबा हुआ है उस लिक्विड की डेंसिटी, और स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो इसका वॉल्यूम है इसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट कर सकते हैं, और डेंसिटी को आप लोग जानते हैं कि इसे रो से डिनोट किया जाता है, जो P की तरह दिखाई देता है, पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है तो इसको हम लोग रो S कर लेते हैं, और स्मॉल g ही रहने देते हैं। फिर इसके इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, तो इसको हम लोग स्मॉल v ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल v ले लेते हैं। और जो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप कैसे जान रहे हैं कि इसे रो से लिखा जाएगा, और लिक्विड की है तो इसे हम लोग L लिख लेते हैं, और स्मॉल g हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो g है वो g से कैंसल आउट हो जाएगा। g जब g से कैंसल आउट हो गया तो ये क्या हो गया, स्मॉल v बाई कैपिटल V इज इक्वल टू रो L बाई रो S। इसका मतलब कि जितना वॉल्यूम इसका है उतना वॉल्यूम इसका भी, यानी कि इसको हम लोग दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V के, और रो L इज इक्वल टू रो S के। तो हमें इससे ये फाइंड हो जाता है। और इस पर बेस्ड कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे सी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी पर जो बोट तैरती हैं, या फिर कह सकते हैं शिप जो तैरती हैं वो आप देख सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल सबमरीन भी है इसका एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल बोट बेल्ट भी है, जो जिसमें एयर भरा जाता है, और स्विमिंग पूल में अक्सर लोग जिनको तैरना नहीं आता वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जा कर के आई बटन की क्लासेस को आप देख सकते हैं, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे आने वाली और क्लासेस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।